नमस्कार मित्रों, आज हम लोग भूगोल में अध्याय 3 लेसन 3 या चैप्टर 3 इंडियन क्लाइमेट आज हम लोग शुरू करेंगे। भारत की जलवायु बहुत ही महत्वपूर्ण यह टॉपिक है और इस टॉपिक को समझने से पहले हमें कुछ बेसिक चीज़ों को जानना बहुत ज़रूरी है और अगर वह हम समझ लेंगे तो आगे इंडियन क्लाइमेट को भी हम अच्छे से समझ लेंगे। इसमें सबसे पहले हमें समझना होगा वायुदाब पेटियां या एयर प्रेशर बेल्ट्स। एयर प्रेशर बेल्ट्स कैसे बनती हैं, उनका फॉर्मेशन कैसे होता है, इस कॉन्सेप्ट को हम जब समझ लेंगे तो नो डाउट इंडियन क्लाइमेट समझना बहुत ही आसान हो जाएगा। यहाँ से अक्सर आपके यूजीसी नेट जेआरएफ से, टीजीटी पीजीटी से या फिर कमीशन में जितने भी यूपीएससी यूपीपीएससी के जितने भी एग्जाम होते हैं, प्रीलिम्स मेंस में, हर जगह से यहाँ से प्रश्न बनते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है और इसे बहुत अच्छे से आप समझिएगा क्योंकि यह पूरा लेक्चर कम से कम आपका 6 से 8 घंटे तक जाएगा पूरा इंडियन क्लाइमेट का। तो आइए हम लोग देखते हैं भारत की जलवायु। देखिए, जलवायु को हम लोग पहले समझ लेते हैं। जलवायु क्या होती है, क्लाइमेट किसे कहते हैं, जलवायु या क्लाइमेट किसे कहते हैं, तो इसको आप अच्छे से सुनिए कि लॉन्ग टाइम या दीर्घकालीन वायुमंडलीय दशाओं के औसत को, एवरेज को, औसत को जलवायु कहा जाता है। क्लाइमेट या जलवायु कहते हैं। अब यहां आपको जानना है दीर्घकालीन का मतलब हो गया लॉन्ग टाइम, लॉन्ग पीरियड। वायुमंडलीय दशा का मतलब हो गया एटमॉस्फेरिक कंडीशन, एटमॉस्फेरिक कंडीशन का एवरेज को हम क्या कहते हैं, क्लाइमेट या जलवायु कहते हैं। इतना समझ में आया। अब यहां एक एक हम लोग इसके शब्दों को समझते हैं। जैसे लॉन्ग टाइम या दीर्घकाल का मतलब है कम से कम 30 से 31 वर्ष तक किसी भी क्षेत्र की वायुमंडलीय दशाओं का अध्ययन करने के बाद, 30 या 31 साल से अधिक किसी भी क्षेत्र की वायुमंडलीय दशाओं का अध्ययन करने के बाद हम उस क्षेत्र का, उस एरिया का, उस रीजन का क्लाइमेट डिसाइड करते हैं। अब वायुमंडलीय दशा में क्या क्या चीजें आती हैं, देखिए, वायुमंडलीय दशा, एटमॉस्फेरिक कंडीशन। एटमॉस्फेरिक कंडीशंस में आप देखेंगे क्या क्या आ रहा है। एटमॉस्फेरिक कंडीशन में सबसे पहले हम बात करते हैं टेम्परेचर की, तापमान। फिर बात करते हैं हम एयर प्रेशर की, वायुदाब की। फिर हम बात करते हैं ह्यूमिडिटी की, आर्द्रता की। और फिर विंड्स और तमाम जो गैसेस हैं इत्यादि, ये सब हम लोग वायुमंडलीय दशा के अंतर्गत शामिल करते हैं। देखिए, यहाँ टेम्परेचर है, तापमान है, एयर प्रेशर, वायुदाब है और ह्यूमिडिटी है। इन तीनों पे सबसे ज्यादा फोकस किया जाता है एटमॉस्फेरिक कंडीशन के अंतर्गत। जैसे हम अपने आसपास देखते हैं, जो हमारा वायुमंडलीय क्षेत्र है, उस क्षेत्र में आप देखोगे टेम्परेचर, ठीक है, एयर प्रेशर और ह्यूमिडिटी, ये तीन चीजों को फोकस करते हुए इनका 30 से 31 साल तक एक एवरेज या औसत लेने के बाद बताते हैं कि वह क्षेत्र कैसा है, उष्ण है, ट्रॉपिकल है, या फिर शीतोष्ण है, टेम्परेट है, या फिर शीत है, कोल्ड या फ्रिज्ड है। तो इस आधार पर हम लोग लेते हैं, ये तीनों को बेस बनाकर इन तीनों का एक एवरेज ले लिया जाता है कि वह क्षेत्र गर्म है कि गर्म और ठंडा दोनों है कि ठंडा क्षेत्र है। और कितने वर्ष का हम लोग एवरेज लेते हैं, 30 से 31 साल का। अब 30 या 31 में से अगर एक आपको करना हो तो 31 ईयर्स करेंगे। क्लियर है। तो इस तरह से 31 साल का हम लोग वायुमंडलीय दशा का मतलब तापमान, वायुदाब और आर्द्रता, इन तीनों का औसत लेने के बाद उस भूभाग, उस क्षेत्र, उस रीजन के क्लाइमेट को हम डिसाइड करते हैं कि वह गर्म क्षेत्र है कि ठंडा है, कि गर्म और ठंडा दोनों है। इतना समझ में आया। अब बात करते हैं हम जलवायु के बाद सेकंड है मौसम की।
किसकी? मौसम या वेदर की, वेदर या मौसम की। मौसम किसे कहते हैं या वेदर क्या होता है? तो इसको आप सुनिए, मौसम क्षणिक, शॉर्ट टाइम, क्षणिक वायुमंडलीय क्षणिक वायुमंडलीय दशाओं को मौसम कहते हैं। अब क्षणिक का मतलब कितने क्षण के लिए? तो ये क्षणिक का मतलब, क्षण का मतलब समय, कितने समय के लिए आप इसको घंटे में या फिर हम कह सकते हैं दिन में या महीने में। आप देखेंगे कि जब किसी भी क्षेत्र के तापमान में, वायुदाब में या आर्द्रता में परिवर्तन होता है, जैसे आपने देखा कि सुबह का मौसम ठंडा था और एक अचानक में बहुत ज़्यादा गर्मी आ गई। गर्मी का मतलब सूर्यातप ज़्यादा आ गया और इस कारण टेम्परेचर बढ़ गया, और फिर शाम होते होते तक वर्षा हो गई और ह्यूमिडिटी ज़्यादा हो गई। अर्थात आपने सुबह से शाम तक में कई उतार चढ़ाव देखे, किसमें? टेम्परेचर में, वायुदाब में और आर्द्रता में। तो इन्हीं को ही, मतलब ये जो वायुमंडलीय जो दशाएं होती हैं, इन्हीं को ही हम क्या बोल देते हैं? वेदर या मौसम कह देते हैं। तो इसका तात्पर्य हो गया क्षणिक वायुमंडलीय दशाओं को, शॉर्ट टाइम के लिए जो वायुमंडलीय दशाओं में, एटमॉस्फेरिक कंडीशन में जो चेंज आते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं? मौसम कहते हैं। अक्सर मौसम पे आप लोग बहुत सारे गाने उन्हें भी सुनते हैं कि मौसम परिवर्तनशील, मौसम बदलता रहता है कि नहीं? तो इस तरह से मौसम और जलवायु, जलवायु क्या होता है? दीर्घ काल का होता है, एक किसी निश्चित एरिया में लंबे समय तक होता है। जैसे हम अगर भारत की बात करते हैं तो भारत में आप अगर इलाहाबाद या प्रयागराज क्षेत्र के होंगे तो भाई अपने यहाँ अपने गांव क्षेत्र में आप जब फोन करके पूछेंगे कि ये पूछेंगे कि वहाँ का मौसम कैसा है, आप अपने घर वालों से पूछेंगे वहाँ का मौसम कैसा, ये नहीं कहेंगे कि वहाँ की जलवायु कैसी है। लेकिन अगर आप कोई यूएसए में हो, कोई कनाडा में हो, पूछेंगे भाई वहाँ की क्लाइमेट कैसी है, आप क्लाइमेट पूछोगे। क्यों? क्योंकि आपने ये देखा कि किसी एक क्षेत्र में विशेष में जब दिन में परिवर्तन होता है, घंटे में होता है, ठीक है, या सप्ताह में होता है, तो वो आपका क्या कहलाता है? मौसम कहलाता है। और जब दीर्घ काल तक वायुमंडलीय दशाओं के औसत को लिया जाता है तो उसे हम क्या कहते हैं? जलवायु कहते हैं। ये समझ में आ गया होगा। इसके आगे हम लोग अब देखते हैं इंडियन क्लाइमेट, बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है, इंडियन ज्योग्राफी का हार्ट कहलाता है, हृदय कहलाता है। और इसमें बहुत अच्छे से समझिएगा, बहुत अच्छे इसमें कॉन्सेप्ट्स हैं। जैसे हमने बताया कि भारतीय जलवायु को समझने से पहले आपको वायुदाब पेटियों का अध्ययन करना होगा। वायुदाब पेटियां क्या होती हैं, या एयर प्रेशर जो बेल्ट्स होती हैं वो क्या होती हैं। यह आप देख रहे हैं 0 डिग्री है। 0 डिग्री को हम क्या बोलते हैं? विषुवत रेखा या इक्वेटर, इक्वेटर या विषुवत रेखा। जीरो डिग्री के ऊपर 30 से 35, और 60 से 65। नॉर्थ में सेम ऐसे ही हम लोग नीचे आएंगे, साउथ की तरफ 30 to 35, और साउथ में हम आएंगे 60 to 65। देखिए जो 0 डिग्री है, 0 डिग्री से 5 डिग्री नॉर्थ और 5 डिग्री साउथ का जो बेल्ट है, इस बेल्ट को भी हम लोग यहाँ मार्क करते हैं। 0 से 5 डिग्री नॉर्थ और 0 से 5 डिग्री साउथ, 5 डिग्री नॉर्थ, 30 डिग्री नॉर्थ, 35 डिग्री नॉर्थ, 60 डिग्री नॉर्थ, 65 डिग्री नॉर्थ, 90 डिग्री नॉर्थ। इसी तरह से नीचे हम देखते हैं 30 डिग्री नॉर्थ, नीचे 30 डिग्री साउथ होगा,
फिर 35 डिग्री साउथ, 60 डिग्री साउथ, 65 डिग्री साउथ और 90 डिग्री साउथ। तो यह आपने बना लिया होगा। मैंने बोला था कि जो 0 डिग्री लाइन है उसे इक्वेटर कहते हैं, और इक्वेटर से 5 डिग्री नॉर्थ 5 डिग्री साउथ के इस बेल्ट में आपको पता है कि सबसे ज़्यादा इंसोलेशन या सूर्यातप मिलता है। सबसे ज़्यादा क्या मिलता है? सूर्यातप। सूर्यातप, सूर्यातप या इंसोलेशन, जिसका तात्पर्य होता है कि अगर किसी स्थान पर जब सूर्य का प्रकाश लंबवत पड़ता है तो उस स्थान पर उस समय सबसे ज़्यादा तापमान हो जाता है, सबसे ज़्यादा टेम्परेचर हो जाता है, क्योंकि एनर्जी या ऊर्जा सबसे ज़्यादा वहाँ वो मिलती है, इस कारण वहाँ का टेम्परेचर सबसे ज़्यादा हो जाता है। तो उसे बोलते हैं हम लोग सूर्यातप। जो ऊर्जा धरातल पर आती है वह सूर्यातप के रूप में जानी जाती है। तो सबसे ज़्यादा सूर्यातप 0 डिग्री और उसके आसपास के क्षेत्रों में मिलता है। तो इस प्रकार यहाँ की जो एयर या वायु है गर्म होकर के ऊपर उठती है। गर्म होकर के क्या होगी? वो ऊपर उठेगी। जब वायु गर्म हो जाएगी तो गर्म होकर के वो ऊपर उठती है, इसको ध्यान में रखना है। तो इस कारण से यहाँ उपस्थित जो 0 से 5 उत्तर और 0 से 5 दक्षिण का जो बेल्ट है, इस बेल्ट में वायु गर्म होकर के ऊपर उठती है। पहली बात ये हो गई। दूसरी चीज हो गई कि जब अर्थ रोटेट करता है, पृथ्वी जब घूर्णन करता है, जब अर्थ या पृथ्वी ठीक रोटेट होती है, तो आपको पता है कि उस समय सेंटर से बाहर की ओर एक फोर्स काम करता है, केंद्र से बाहर की ओर एक बल लगता है, और उस बल को बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स या अपकेंद्रीय बल। और अपकेंद्रीय बल सबसे ज्यादा इक्वेटर पर लगता है। इतना समझ में आया? सबसे ज्यादा कहाँ लगता है? इक्वेटर पर लगता है। जैसे मान लो अगर किसी व्यक्ति को ढीला कपड़ा पहना करके उसको खूब तेजी से नचा दो तो वो कपड़ा क्या होगा? फैल जाएगा चारों ओर। अब अर्थ रोटेट हो रही है तो केंद्र से बाहर की ओर बल लगता है। दूसरी बात कि इसी इक्वेटर पर सनलाइट्स या इंसोलेशन सबसे ज्यादा मिलता है, जिस कारण यहाँ की एयर गर्म होकर के ऊपर उठती है। और दूसरी बात है केंद्र से बाहर की ओर एक बल काम करता है, अपकेंद्रीय बल। तो अपकेंद्रीय बल के कारण सूर्यातप से तापमान अधिक हो जाने से, सूर्यातप के तापमान अधिक हो जाने से यहाँ की वायु गर्म होकर के भी हल्की होकर ऊपर उठती है। ये दो मेन कारणों से, इन दो कारणों से ये जो केंद्र है, केंद्र की वायु ऊपर उठ जाती है, और इस कारण इस सरफेस के ऊपर वायु का दाब बहुत कम पड़ता है। इस कारण इस बेल्ट को हम क्या बोलते हैं? निम्न वायु दाब का क्षेत्र या लो एयर प्रेशर बेल्ट। क्या बोलते हैं? निम्न वायु दाब का क्षेत्र, निम्न वायु दाब बेल्ट या क्षेत्र। तो ये आपने देखा कि 0 से 5 उत्तर और 0 से 5 दक्षिण का जो क्षेत्र होता है, इसे लो एयर प्रेशर बेल्ट के रूप में जाना जाता है। इतना समझ में आ गया होगा। अब यहां हम बात करते हैं कि जो 0 से 5 उत्तर और 5 दक्षिण का बेल्ट है, लेकिन इसको जानने से पहले एक बात और अच्छे से सुन लीजिए और अच्छे से क्लियर कर लीजिए। आप बताइए कि जो विंड्स या पवनें होती हैं, इनकी दिशा कितने प्रकार की होती है? ये कितने प्रकार से चलती हैं? तो ये 2 प्रकार से चलती हैं। एक तो होती है वर्टिकल रूप में चलती है, ऊपर नीचे, और एक होती है हॉरिजेंटल रूप में चलती है, क्षैतिज रूप में। एक क्षैतिज रूप में पवनें चलती हैं और एक ऊपर नीचे चलती है। 2 प्रकार से चलती हैं। क्लियर है इतना? अब यहाँ हम बात करते हैं, तो यहाँ जो निम्न वायु दाब का क्षेत्र है, यहाँ पर वर्टिकल ऊपर और नीचे, ऊपर जाएंगी, फिर वो ऊपर जाकर के ठंडी होती है, फिर नीचे उतरती हैं। तो जब पवन है ऊपर और नीचे चलती है, कुछ बेल्ट में ऐसी जगह चलती हैं, ठीक है। और इस प्रकार से यहाँ पर आपने देखा कि निम्न वायु दाब का क्षेत्र, जैसे किसी भी एक स्थल पर, किसी भी एक एरिया में, एक क्षेत्र में जब वायु का दाब उस क्षेत्र पर कम पड़ता है, क्योंकि वहाँ की वायु ऊपर उठ जा रही है, इस कारण वहाँ पर वायु का दाब कम पड़ रहा है, और उस बेल्ट को हम क्या बोलते हैं? लो एयर प्रेशर बेल्ट या निम्न वायु दाब का क्षेत्र। इतना समझ में आ गया होगा। तो ऐसे क्षेत्रों में जहां पर वायु वर्टिकल रूप में नीचे से ऊपर चलती है, वह क्षेत्र बिल्कुल शांत होता है। वहां किसी तरह की कोई भी मौसमी हलचल देखने को कह सकते हैं कि हवाएं चलने का एहसास बहुत कम होता है। तो क्योंकि ऊपर नीचे चल रहे हैं, इसलिए बहुत ही शांत क्षेत्र होता है। इस कारण इस बेल्ट को 0 से 5 उत्तर और 0 से 5 दक्षिण के बेल्ट को हम क्या कहते हैं?
डोलड्रम या शांत पेटी कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? डोलड्रम या शांत पेटी। शांत पेटी को ही डोलड्रम बेल्ट कहा जाता है। इतना समझ में आया? क्लियर है ये? तो इस तरह डोलड्रम पेटी कहाँ बनती है? 0 से 5 उत्तर और 5 दक्षिण। चूंकि इस क्षेत्र में वर्षा बहुत ज्यादा होती है, इस कारण यहाँ पर विश्वतरेखीय वन मिलते हैं या एवरग्रीन फॉरेस्ट मिलते हैं। क्लियर है ये? और पूरे अर्थ में सबसे ज्यादा बायोडाइवर्सिटी या कह सकते हैं जैव विविधता भी कहाँ देखने को मिलती है? इसी बेल्ट में ही देखने को मिलती है, इक्वाटोरियल रीजन में या भूमध्य सागरीय प्रदेशों में। हाँ, ये है कि इसका विस्तार थोड़ा ज्यादा है, वो 10 डिग्री उत्तर और 10 डिग्री दक्षिण अक्षांशीय रेखाओं के मध्य तक का है विश्वतरेखीय प्रदेश। तो आपने यहाँ पर डोलड्रम या शांत पेटी देखा। क्लियर है? निम्न वायुदाब का बेल्ट आपको समझ में आ गया होगा क्यों बनता है, उसके भी 2 कारण मैंने बताए थे। अब इसके पश्चात हम लोग देखते हैं कि यहाँ की जब वायु गर्म होकर के ऊपर उठती है, यहाँ की वायु गर्म होकर के जब ऊपर उठेगी, तो ऊपर उठते समय जो गुरुत्वाकर्षण शक्ति है, जो आप कहेंगे जो गुरुत्वाकर्षण बल होता है, वो बहुत कम हो जाता है। ऊपर जाने पर गुरुत्वाकर्षण शक्ति कम हो जाती है और वायु स्वतंत्र हो जाती है, वायु के आयतन की वृद्धि हो जाती है, वायु के आयतन की वृद्धि हो जाती है, अर्थात वह वायु फैलने लगेगी और एक निश्चित दिशा में चलेगी। ऊपर जाने के बाद वायु फैलेगी और एक निश्चित दिशा में चलेगी। इतना समझ में आया? तो इस कारण से वायु का जो ताप है वो गिर जाता है, तापमान कम हो जाता है, क्योंकि वायु फैलती है तो वायु की जो ऊष्मा उसका ह्रास होता है और इस कारण से वह वायु ठंडी हो जाती है। अर्थात ऊपर जाने पर या पहाड़ों पर जाने पर, ऊंचाई पर जाने पर हमें ठंडक का एहसास होता है। आपको समझ में आ रहा होगा क्यों? क्योंकि गुरुत्वाकर्षण शक्ति कम लग रही है, वायु ऊपर जाएगी, स्वतंत्र होगी, वायु का जो वैल्यूम आयतन है वो बढ़ेगा, वायु की ऊष्मा का ह्रास होगा, जिस कारण वायु ठंडी हो जाएगी। इतना समझ में आया? तो देखिए यहाँ पर ऊपर उठने के बाद ये फैलती है, यह वायु फैलेगी और एक निश्चित दिशा में यह चलने लगती है। क्लियर है? एक निश्चित दिशा में चलने लगती है। जब यह निश्चित दिशा में चलती है, जब एक निश्चित दिशा में ऊपरी क्षोभ मंडल के ऊपरी स्तर पर या कह सकते हैं जिसे ट्रोपोपास क्षेत्र में, ट्रोपोपास बेल्ट के आसपास यह वायु जब एक निश्चित दिशा में चलने लगती है तो वहां पर इसको जेट स्ट्रीम बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? जेट स्ट्रीम। जेट स्ट्रीम जो पवनें होती हैं उनका जो एक एवरेज हम लेते हैं वो है 9 किलोमीटर से 14 किलोमीटर तक। एक औसत धरातल की सतह के ऊपर 9 किलोमीटर से 14 किलोमीटर की ऊंचाई तक एक निश्चित दिशा में पवन चलती हैं, जिनको जेट स्ट्रीम कहा जाता है। ट्रोपोपास लेयर के पास चलती हैं, ध्यान रखिएगा क्वेश्चन आ चुका है एग्जाम में। तो 9 से 14 किलोमीटर की ऊंचाई के पास चलता है। इतना क्लियर हो गया? तो अब यह जो पवने हैं सामान्यतः कुछ किताबों में 7 से लेकर के 14 किलोमीटर तक दिया है, यह भी सही है, लेकिन सबसे ज्यादा जो एक एथेंटिक माना जाता है वो 9 किलोमीटर 14 तक माना जाता है। तो यहाँ हमने देखा कि जब वायु ऊपर उठेगी और फैलेगी, ठंडी होगी, ठंडी होने के बाद वो क्या होगी? भारी हो जाएगी। ठंडी होने के बाद भारी होगी और भारी जब होगी तो वह फिर से नीचे उतरेगी, अर्थात फिर से वह वर्टिकल रूप में चलना शुरू कर दी। तो अब जब भारी होकर के जब नीचे उतरती है तो वो नीचे कहाँ उतरती हैं? वो नीचे उतरती हैं लगभग 30 से 35 डिग्री उत्तर और 30 से 35 डिग्री दक्षिण के बेल्ट में। 30 से 35 डिग्री उत्तर और 30 से 35 डिग्री दक्षिण के बेल्ट में यह नीचे उतरती हैं। इतना समझ में आया? 30 से 35 उत्तर और 30 से 35 दक्षिण के क्षेत्र में यह पवनें नीचे उतरती है और जब नीचे उतरेंगी, जैसे जब पवन नीचे उतरेगी तो फिर से वह फैलेगी, फिर से क्या होगी? वह फैल जाएगी और वह फिर फैल करके किस रूप में चलेगी? हॉरिजॉन्टल रूप में, क्षैतिज रूप में चलना शुरू कर देती हैं। देखिए जैसे यहाँ पर यह इधर से जैसे नीचे उतरेगी तो इधर की तरफ जाएगी और इधर भी आएगी। इधर भी आएगी। सेम यही प्रोसेस नीचे भी होगा। तो यहां पर आपने देखा कि
ये आप देख रहे हो कि ये एक सेल बन गया, एक आपका एक साइकिल के रूप में एक सेल बन गया है, एक कोशिका बन गई है और इस सेल का नाम है हैडली सेल। इसको क्या बोलते हैं हम? हैडली सेल कहते हैं। इसको भी आप नोट करिएगा, हैडली सेल इसे कहा जाता है। क्या कहा जाता है? हैडली सेल कहा जाता है। हैडली सेल। इतना समझ में आया? तो हैडली सेल क्या है? आपने देखा कि 0 से 5 का जो बेल्ट है उत्तर और दक्षिण का, यहाँ से वायु गर्म होकर ऊपर उठ रही है, ऊपर उठेगी, फैलेगी, जेट स्ट्रीम बनाएगी, फिर वह नीचे उतरेगी, फिर क्षैतिज रूप में चलना शुरू कर देगी। और फिर जैसे जैसे यह पवनें फिर से इक्वेटर के आसपास आती हैं तो वहाँ ताप अधिक हो जाने से और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के अब केंद्रीय बल लगने से फिर से पवनें ऊपर उठती हैं, फिर से फैलती हैं, तो यह एक सेल बन जाता है। इतना समझ आ गया? यह एक सेल बन जाता है, इसको बोलते हैं हैडली सेल। और जब देखिए यहाँ से जब पवन उत्तर की ओर गई, जो विंड्स हैं वो उत्तर की तरफ आगे यहाँ पर बढ़ रही हैं, जैसे जैसे नॉर्थ साइड में या उत्तर की तरफ ये पवनें आगे बढ़ती हैं तो उसी तरह से उत्तर की तरफ या ध्रुवों की तरफ से भी पवन नीचे की तरफ आती हैं। और जब दो विपरीत दिशाओं से पवन आती हैं और मिलती हैं, जैसे एक इधर से आ रही है और एक इधर से जा रही है, जब दोनों आपस में मिलती टकराती हैं तो उसके पश्चात यहाँ पर इधर से जो आएगी, इस साइड से जो पोल की तरफ से आएगी, कैसी होगी? ठंडी होगी। और दूसरी जो इधर से जाएगी वो इसकी तुलना में ये क्या होगी? वार्म होगी, गर्म होगी। तो जब दोनों मिलती हैं तो ऐसे क्षेत्रों में जो गर्म हवाएं होती हैं, ठंडी हवाएं होती हैं, वो नीचे ठंडी बैठती है और गर्म ऊपर उठने लगती हैं। तो इस तरह से यहाँ से भी पवनें ऊपर उठना स्टार्ट कर देती हैं। पहला तो ये हो गया। दूसरा कॉन्सेप्ट एक और है, उसको भी आप अच्छे से समझ लीजिए। जो दूसरा कॉन्सेप्ट है उसे हम क्या कहते हैं? सुनिए, ये देखिए, जब अर्थ रोटेट होती है, पृथ्वी घूर्णन करती है, तो पृथ्वी के घूर्णन के साथ में पृथ्वी पर एक बल काम करता है। इसके अपोजिट में पृथ्वी जिस दिशा में घूम रही है उसके विपरीत में एक बल काम करता है, उसके विपरीत में एक बल काम करता है और उस बल को बोलते हैं कोरियालिस फोर्स या कोरियालिस बल। उस बल के कारण नॉर्थ हेमिस्फीयर, उत्तरी गोलार्ध में जो विंड्स होती हैं, जितनी भी विंड्स नॉर्थ हेमिस्फीयर की होती हैं, जीरो के ऊपर का पूरा जो पार्ट है, ये यहाँ पर जो पवनें होती हैं वो अपने दिशा से दाहिनी तरफ मुड़ते हुए चलती हैं। और जो दक्षिणी गोलार्ध, साउथ हेमिस्फीयर है, वहाँ की जो विंड्स या पवनें होती हैं वो अपने दिशा से लेफ्ट की तरफ मुड़ते हुए चलती, बाईं तरफ घूमते हुए चलती है दक्षिणी गोलार्ध की पवनें, और उत्तर की तरफ उत्तरी गोलार्ध में वो पवनें अपने दाहिनी तरफ से घूमते हुए चलती हैं। इसको भी हम लोग डायग्राम में यहाँ देखेंगे ही। लेकिन अभी हमने बताया कि कोरियालिस फोर्स क्या है, कोरियालिस बल क्या है। तो कोरियालिस बल किसे कहते हैं? आप बहुत फिर से ध्यान सुनो कि जब पृथ्वी घूर्णन करती है तो पृथ्वी के घूर्णन के विपरीत दिशा में जो बल काम करता है, भाई जैसे आप लोग खूब तेजी से बाइक से जाते होगे, ठीक है, या ट्रेन से जाते होगे, तो सामने से भी एक फोर्स, एक हवा खूब तेजी से आपको पीछे की ओर धक्का देता है। तो इसी तरह से जब अर्थ रोटेट होती है तो अर्थ पर भी एक विपरीत अपोजिट में उसके बल काम करता है। जो अर्थ की जो विंड्स या हवाएं होती हैं उनको दो अलग अलग दिशाओं में निक्षेपित कर देता है या मोड़ देता है। उसी बल को हम लोग क्या बोलते हैं? कोरियालिस बल कहते हैं। क्या कहते हैं? कोरियालिस बल कहते हैं। तो कोरियालिस बल आपके समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पर कोरियालिस बल को भी आपको समझना है, इसको नोट भी कर लीजिएगा। आइए हम फिर से देखते हैं। तो कोरियालिस बल आपको ध्यान में रखना एक पॉइंट और, कोरियालिस बल इक्वेटर पर अर्थात जो डोल्ड्रम बेल्ट है इस क्षेत्र में बहुत कम लगता है। कोरियालिस बल इक्वेटर के आसपास में बहुत ही कम लगता है। क्लियर है? इक्वेटर पर कोरियालिस बल का प्रभाव बहुत कम होता है। क्यों होता है? उसके दो मेन कारण मैंने पहले बताया। एक तो यहाँ पर सबसे ज्यादा इंसोलेशन या सूर्यतप मिलता है, दूसरा अपकेंद्रीय बल, मतलब केंद्र से जो बाहर की ओर बल लगता है वो इतना ज्यादा लगता है जिसके कारण, जो केंद्र से बाहर की ओर, जिसके कारण कोरियालिस बल का प्रभाव यहाँ पर बहुत ही कम हो जाता है, नगण्य के बराबर हो जाता है। तो ये कारण है। लेकिन ध्रुवों पर जो पोल्स हैं, नॉर्थ और साउथ पोल हैं, इस रीजन में कोरियालिस फोर्स का या कोरियालिस बल का प्रभाव इतना ज्यादा होता है, इतना अधिक होता है कि अगर ये पवनें सीधे 90 डिग्री पे जा रही हैं तो कोरियालिस फोर्स के कारण पोल पर जो प्रभाव कोरियालिस बल है उसके कारण वो पवनों को पीछे की तरफ 180 पर, पीछे से 180 पर अपोजिट मोड़ देती है।
तो इस वजह से जो पवन इधर जाती हैं, इधर से मतलब पोल की तरफ जो पवनें जाती हैं, फिर से वह वापस लौटती हैं, फिर से वह पवनें वापस लौटती हैं। क्लियर है? तो जब पवनें वापस लौटती हैं और इधर से जा रही हैं, तो दोनों का जहां पर दोनों विपरीत स्वभाव वाली जब पोल की तरफ से लौटेंगी तो ज्यादा ठंडी हो जाएंगी, और जो पोल की तरफ जा रही है थोड़ा गर्म होती है। तो जब विपरीत स्वभाव की पवनें आपस में मिलती हैं, तो जहां पर मिलती है, टकराती हैं, ऐसे क्षेत्र को बोला जाता है अभिसरण या कन्वर्जन। क्या कहा जाता है? अभिसरण या कन्वर्जन। जब पवनें आपस में आके टकराती हैं तो उस बेल्ट को, उस क्षेत्र को, मतलब उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? अभिसरण कहते हैं या कन्वर्जन कहा जाता है। अर्थात जब यहाँ कन्वर्ज होती हैं तो कन्वर्ज किस स्थान पर होती हैं? कितने अक्षांश रेखा के आसपास होती हैं? 60 से 65 डिग्री उत्तर में और 60 से 65 डिग्री दक्षिण के आसपास ये पवनें कन्वर्ज होती हैं। ठीक है, टकराती हैं और उसके कारण ये फिर से क्या हो जाती है? ऊपर उठ जाती हैं। क्लियर है? ये पवनें क्या हो जा रही है? ऊपर उठ जा रही हैं। ऊपर उठने की वजह से इस बेल्ट में भी वायु का दाब कम हो जाता है। क्या हो जाता है? वायु का दाब कम हो जाता है और इस प्रकार यह बेल्ट भी निम्न वायु दाब का केंद्र बन जाता है। 60 से 65 उत्तर और 60 से 65 दक्षिण का बेल्ट भी लो एयर प्रेशर बेल्ट है। लो एयर प्रेशर बेल्ट है, निम्न वायु दाब का क्षेत्र है। इतना समझ में आ गया? क्लियर है ये? तो यहां पे आपने देखा निम्न वायु दाब का क्षेत्र, और यहां पर भी आपने देखा निम्न वायु दाब का क्षेत्र। इसी प्रकार से 60 से 65 का जो बेल्ट है नीचे, यहां पर भी निम्न वायु दाब का क्षेत्र होगा। लो एयर प्रेशर, निम्न वायु दाब का क्षेत्र होगा, लो एयर प्रेशर बेल्ट होगा। तो एक चीज तो ये क्लियर हो गई कि वायु दाब पेटियों के बनने में सिर्फ तापमान का ही योगदान नहीं होता, बल्कि अर्थ के रोटेशन या घूर्णन का भी योगदान होता है। तो वायु दाब पेटियों में सिर्फ और सिर्फ टेम्परेचर का प्रभाव नहीं बनता है, बल्कि टेम्परेचर या तापमान के साथ अर्थ का रोटेशन, क्योंकि अर्थ रोटेट होगी तभी कोरियालिस बल बनेगा और तभी पवनें वापस आएंगी और इधर से भी जाएंगी, दक्षिण विषुवत रेखा की तरफ से भी जाएंगी और पोल की तरफ से आएंगी और आपस में टकरा करके वो ऊपर उठेंगे। उस कारण नीचे का क्षेत्र, जो नीचे का जो बेल्ट है, वहां पर भी वायुदाब कम हो जाता है। ठीक है, तो दो कारण हो गए जिसके कारण वायुदाब पेटियां बनती हैं। अब यहां हम बात करते हैं, देखिए यहां से जब पवनें ऊपर गई, फिर नीचे यहां जहां पर जिस स्थान पर उतर रही हैं, 30-35 उत्तर में, 30-35 दक्षिण में, जहां पर पवन या वायु या जो विंड्स होती हैं जहां नीचे उतरेंगी, तो उस स्थान पर वायु का दाब क्या होगा? ज्यादा हो जाएगा। जहां पवन नीचे उतरेगी वहां दाब ज्यादा डालेगी कि नहीं? तो जहां पर पवनें नीचे उतरती हैं वो स्थान होता है उच्च वायु दाब का। किसका होता है? उच्च वायु दाब। यहां पर भी आप देखोगे उच्च वायु दाब। इस प्रकार आपने देखा कि जो हाई प्रेशर बेल्ट है, नॉर्थ में भी है और हाई प्रेशर बेल्ट है, ये साउथ में भी है। कितने पर? 30 से 35 और 30 से 35। वास्तव में ये जो टॉपिक है इसको हम लोग फिजिकल ज्योग्राफी के क्लाइमेट में पढ़ते हैं, लेकिन इसके बावजूद वहां हम लोग तो पढ़ेंगे ही, लेकिन भारतीय जलवायु में भी इनका रोल है, इनका योगदान है, जिसे हमें यहां समझना बहुत जरूरी है। इतना समझ में आया? अब देखिए, जहां से जैसे ये जो पवन नीचे उतर के जब फैली थी तो इधर गई और ऊपर से पवन आएंगी तो टकरा करके फिर से ये ऊपर उठेगी और फिर से ये फैलेंगी। फिर जब फैलेंगी पवनें तो जेट स्ट्रीम बनाएगी। क्या बनाएगी? जेट स्ट्रीम पवनें बनाती हैं। और फिर इधर ध्रुवों की तरफ पवन नीचे उतरेगी, पोल की तरफ, और पोल की तरफ से कोरियालिस बल के प्रभाव के कारण फिर से वह नीचे की तरफ भेज दी जाती है, नीचे की तरफ भेज दी जाती है। और जब ये दोनों पवनें इधर से और इधर से जब दोनों आपस में टकराती हैं तो टकराने के बाद कन्वर्ज होती हैं, कन्वर्जन होता है, अभिसरण होता है, और इस कारण यहाँ से वायु ऊपर उठ जाती हैं और ये क्षेत्र निम्न वायुदाब का हो जाता है। इतना समझ में? जहाँ पर विंड्स या पवनें नीचे उतर रही हैं ये उच्च वायुदाब का क्षेत्र है, और जहाँ ऊपर की तरफ जा रही है वो निम्न वायुदाब का क्षेत्र है, लो एयर प्रेशर बेल्ट है। क्लियर है? तो इस प्रकार आपने देखा
कि 35 से लेकर के 65 के बीच में भी एक सेल बन रहा है और 65 से 90 उत्तर में भी एक सेल बन रहा है, कोशिका बन रही है, जिनको यहाँ पर 35 से 65 में हम लोग इसको बोलेंगे फेरल सेल। क्या बोलेंगे? फेरल सेल। क्लियर है? फेरल सेल। और फिर 35 से 90 के बीच में इसको क्या बोलेंगे? पोलर सेल, ध्रुवीय कोशिका। पोलर सेल, ध्रुवीय कोशिका। इतना समझाया? तो इस प्रकार तीन प्रकार की सेल, कितने? 3 प्रकार के सेल हमारे अर्थ पर बनते हैं या ग्लोब पर बनते हैं। क्लियर है? ये 3 प्रकार के सेल आपने देखा, हैडली सेल, फेरल सेल और पोलर सेल। किस किस बेल्ट में बन रहे हैं ये आपने देखा। अब देखिए यहाँ पर वायु नीचे उतरती है, यहाँ वायु नीचे उतर रही है, तो वायु इधर भी ऐसे सेम प्रोसेस इधर भी होगा, यहाँ पर भी वायु नीचे उतरेगी। तो जहाँ पर नीचे उतरती है और चूंकि पोल एरिया वहाँ पर तापमान बहुत कम होता है, तो 2 रीजन हो गए। एक तो नीचे उतर रही है, पहली बात ये, दूसरा है कि तापमान बहुत कम है। दोनों कारणों से वहाँ की वायु बहुत ठंडी हो जाएगी और उस स्थान पर वायु का दाब बहुत ज़्यादा होगा। इनमें से सबसे ज़्यादा वायु का दाब इन्हीं दोनों बेल्ट में बनता है, अर्थात 90 उत्तर और 90 दक्षिण का जो बेल्ट है, यह भी आपका एक वायुदाब बेल्ट हो गया, वायुदाब पेटी हो गई। और इसको बोलते हैं उच्च वायुदाब पेटी। क्या बोलते हैं? हाई प्रेशर बेल्ट, उच्च वायुदाब, हाई प्रेशर बेल्ट। हाई प्रेशर बेल्ट हो गई। तो अब आप देखिए हमारे ग्लोब पर कुल कितनी वायुदाब पेटियां हो गई, गिनते जाइए। नंबर 1 पर 90 पर है, पहला हो गया। दूसरा आपका हो गया, ये 3rd है, ये आपने देखा 4th है, ये 5 है, इधर आप देख रहे हो ये 6 है और नीचे आप देख रहे हो 7 है। तो 1-2 बार ये भी पूछा गया है कि हमारे ग्लोब पर या पृथ्वी पर कुल कितनी वायुदाब पेटियां बनती हैं, तो आपने कितना देखा? 7। और इन 7 के बारे में भी आपने समझा। इतना समझ में आया? और कितने सेल आपके बन रहे हैं आपने देखा, हैडली सेल, फेरल सेल, पोलर सेल। ये भी आपको समझ में आ गया होगा। सेल क्या होता है ये भी समझ में आ गया। और जेट स्ट्रीम किसे कहते हैं, जेट स्ट्रीम कैसे बनती हैं, ये भी आपने क्लियर किया। हमारे क्षोभ मंडल में कहाँ पर बनती हैं, ट्रोपोपास एरिया में, यह भी आपको समझ में आ गया होगा। इतना क्लियर है? तो इस प्रकार ये जो बेल्ट है, इस बेल्ट को हम लोग समझ लिए हैं। अब देखिए, जब पवनें नीचे उतरती हैं, जिस स्थान पर वायु नीचे उतरेगी वहां पर वायु का दाब ज्यादा होगा। चूंकि 30-35 उत्तर और 30-35 दक्षिण का जो बेल्ट है जहां पर वायु नीचे उतरती है, तो पुराने समय में जब पाल वाली जहाज होती थी जिसमें कॉटन लगे होते थे, पर्दे लगे होते थे और वायु का जो स्पीड होता था उन पर्दों के ऊपर पड़ता था, तो वह शिप उन्हीं के साथ आगे चलती चली जाती थी। क्लियर है? तो जब वह जो जहाज होती थी पानी वाली, वह जब उच्च वायुदाब क्षेत्र में पहुंचती थी तो वहां पर वायु का दाब ज्यादा पड़ता था, वायु का दाब ज्यादा पड़ता था। और जो शिप में जो व्यापारी लोग होते थे वो अपने घोड़ों का व्यापार जब करते थे, तो उन घोड़ों को क्या करते, जब दाब ज्यादा पड़ेगा तो जो शिप होती हैं वो नीचे डूबने लगती हैं, जो नाव होती थी वो नीचे डूबने लगती थी। तो जो व्यापारी वर्ग होते थे घोड़ों को रस्से उससे में बांध करके समुद्र में फेंक देते थे। कहाँ? समुद्र में फेंक देते थे। और इस बेल्ट से जब बाहर निकलते थे फिर से उनको चढ़ा लेते थे। तो इस प्रकार 30-35 उत्तर और 30-35 दक्षिण का जो बेल्ट है, क्लियर है, इनको हम लोग हॉर्स लैटिट्यूड कहते हैं। क्या कहते हैं? अश्व अक्षांश, अश्व अक्षांश कहते हैं। हॉर्स लैटिट्यूड या अश्व अक्षांश के नाम से जानी जाती है। इतना समझ में आया? इसमें कोई डाउट? तो इस तरह से आपने देखा हॉर्स लैटिट्यूड या अश्व अक्षांश किस बेल्ट में होता है? 30 से 35 उत्तर, 30 से 35 दक्षिण। यह कैसा होता है? यह उच्च वायुदाब का क्षेत्र होता है, हाई प्रेशर बेल्ट होते हैं। क्लियर है? देखो, चूंकि यह आपका निम्न वायुदाब क्षेत्र किस एरिया में है? ट्रॉपिकल एरिया में है, इसीलिए इसे हम लोग क्या बोलते हैं? उष्ण निम्न वायुदाब का क्षेत्र कहते हैं। और यह आपका 30-35 का जो बेल्ट है इसे हम लोग उपोष्ण सब ट्रॉपिकल
हाई प्रेशर बेल्ट कहते हैं। इसे हम लोग ठीक है क्या बोलते हैं, निम्न वायुदाब। और किस बेल्ट में पड़ता है, यह सब पोलर रीजन में पड़ता है, तो इस वजह से इसे हम लोग क्या बोलते हैं, सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट के रूप में जाना जाता है। तो इंग्लिश में अलग अलग नाम है, यह आपका हाई प्रेशर जोन है या उच्च वायुदाब की पेटी है, और यह पोलर या ध्रुवीय उच्च वायुदाब पेटी के रूप में जाना जाता है। तो यह आपने 7 वायुदाब पेटियां देख ली, क्लियर है। वायुदाब समझ में आ गया होगा, किसी भी स्थान पर पड़ने वाले वायु के दाब को, किसी भी सरफेस या सतह पर पड़ने वाले वायु के दाब को वायुदाब कहा जाता है। अब वायु में जितनी मात्रा में आर्द्रता होगी, जितनी मात्रा वह जितना ठंडा होगा, जितनी उसमें ह्यूमिडिटी होगी, उसी बेस पर उस स्थान पर वायु का दाब ज़्यादा पड़ेगा। अगर वह उसमें मॉइस्चर नहीं है, आर्द्रता नहीं है या नमी नहीं है, तो वह वायु क्या है, वह हल्की होगी और उस स्थान पर वायु का दाब कम होगा। लेकिन ज़्यादा है तो वह उस स्थान पर दाब ज़्यादा डालेगी। इसको भी समझ लीजिए अभी से ही। तो इसको हम लोग समझ गए। अब यहाँ हम बात करते हैं कि जब पवन नीचे उतरती हैं तो ये दोनों साइड में जाती हैं। देखिए पवन जब नीचे उतरती हैं तो यह 35 से इधर 65 उत्तर की तरफ और लगभग 35 से 5 विषुवत रेखा की तरफ। सेम यही प्रोसेस इधर भी हो जाएगा। चलती हैं। इतना समझ में आया? इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। जो मैंने ये डायरेक्शन बनाया है ये विंड्स या पवनों का बनाया है। और देखिए ये कोई सीधी रेखाएं नहीं, ये तिरछी रेखाएं हैं। ये सीधी रेखा के रूप में नहीं बना है, तिरछी रेखा के रूप में बना है। तो ये जो विंड्स चल रही हैं ये सीधी नहीं तिरछी चल रही हैं। क्यों तिरछी चल रही हैं, इसको हम लोग यहां देखते हैं। मैंने अभी बताया था कि जैसे मान लो ये 0 डिग्री लाइन है इक्वेटर के ऊपर का ये पूरा पोर्शन नॉर्थ हेमिस्फीयर है, उत्तरी गोलार्ध है, और नीचे का ये दक्षिणी गोलार्ध है। मैंने बताया कोरियालिस बल के प्रभाव के कारण, कोरियालिस बल के प्रभाव के कारण कोरियालिस बल के प्रभाव के कारण नॉर्थ हेमिस्फीयर में जो विंड्स होती हैं, जैसे मान लो उनको इस स्थान से इधर को जाना है, यहां से इधर को जा रही हैं, तो आप देखोगे राइट इनका इधर है और लेफ्ट इधर है। तो ये पौने कोरियालिस बल के प्रभाव के कारण सीधे ना चल करके ये अपने दाहिने घूमते हुए चलती हैं। किधर से? दाहिने घूमते हुए चलती हैं, राइट में इधर से ऐसे जाएंगी ये। ठीक। अगर हम बात करते हैं दक्षिणी गोलार्ध की, मान लो यहां से पवन को इधर आना है और आपका लेफ्ट इधर है, लेफ्ट इस साइड में है, तो दक्षिणी गोलार्ध में पवन हमेशा अपने बाईं तरफ घूमते हुए चलती हैं। तो यहां से ऐसे ये विंड्स आएंगी। क्लियर है? सीधे नहीं चलती हैं। बस एक चीज आपको अच्छे समझ लेना है, अपने ये उत्तरी गोलार्ध में दाहिनी तरफ से घूमते हुए चलती हैं और दक्षिणी गोलार्ध में बाईं तरफ से घूमते हुए चलती। किसके कारण? कोरियालिस बल के प्रभाव के कारण। क्लियर है इतना? तो आपने देखा कि कोरियालिस बल के प्रभाव के कारण पवनें हमेशा उत्तरी गोलार्ध में दाहिनी तरफ से घूमते हुए और दक्षिणी गोलार्ध में बाईं तरफ से घूमते हुए चलती हैं। इस नियम को फेरल नियम कहते हैं। क्या कहते हैं? फेरल लॉ या फेरल नियम कहा जाता है। इसको भी नोट कर लीजिएगा। फेरल लॉ या फेरल नियम क्या होता है? फेरल लॉ या फेरल नियम क्या होता है, इसको भी आप नोट करिए कि फेरल लॉ या फेरल नियम किसे कहते हैं। समझ में आ गया होगा फेरल लॉ या फेरल नियम क्या है। मैं बार बार बोल रहा हूं लेकिन आप अच्छे से समझ लीजिए। जैसे मान लो इधर से विंड्स को इधर जाना है दक्षिणी गोलार्ध में, अब लेफ्ट इधर है तो ये अपने लेफ्ट से होकर के जाएगी। क्लियर है? तो इस डायग्राम में आप लोग प्रैक्टिस कर सकते हैं। देखिए इस डायग्राम में आपको प्रैक्टिस करना है। जैसे मान लो आपका ठीक है, इस विंड्स को यहां पर हाई प्रेशर है। एक बात और नोट करिए
पवन या विंड्स हमेशा हाई प्रेशर से, मतलब जहां पर वायु का दाब ज़्यादा होता है वहां से हमेशा लो प्रेशर की तरफ जाती हैं। एक आप उदाहरण अपने आसपास क्षेत्रों में देखो, जब ठंडक का समय होता है, आप रूम के अंदर हैं और अंदर हीटर जल रहा है, तो अंदर की जो वायु है काफ़ी गर्म हो जाती है और बाहर खूब ठंडक पड़ रही है, जाड़े के समय बाहर खूब ठंडक है, और आप लोग या घर में लोग कहते हैं दरवाज़ा नहीं खोलना, ठीक है, खिड़की बंद कर दो। क्यों? क्योंकि बहुत तेज़ी से जो ठंडी हवा होती है वो बाहर से अंदर की तरफ आती है। क्यों? क्योंकि यहाँ की वायु गर्म हो जाती है, और गर्म होगी वायु तो हल्की होकर वो ऊपर उठेगी और वो स्थान खाली रहेगा। तो ठंडी हवाएं अर्थात उच्च वायुदाब का क्षेत्र हमेशा गर्म हवाओं की तरफ अर्थात लो एयर प्रेशर बेल्ट की तरफ हमेशा चलती है। तो ध्यान में रखना है इसको, विंड्स या पवनें हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ चलती हैं, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ चलती है। अब देखो हाई प्रेशर 30-35 पर बन रहा है, इसीलिए यहाँ से चल रही हैं। अब ये सीधे क्यों नहीं आ रही? जैसे यहाँ से ये सीधे इनको आनी चाहिए थी इस एरिया को कवर करने के लिए, इस पूरे निम्न वायुदाब क्षेत्र में जहाँ पर वायु नहीं है, इस बेल्ट को कवर करने के लिए सीधी आनी चाहिए थी, लेकिन ये अपने राइट से मुड़ते हुए आ रही। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में हमेशा अपने राइट से मुड़ते हुए जाएंगी। इतना समझ में आया? ये सीधे आनी चाहिए थी, लेकिन सीधे ना आकर के ये देखो राइट में ऐसे मुड़ते हुए आ रही, जो ब्लैक कलर का दिख रहा है, ये इसको सीधी आनी चाहिए थी, लेकिन सीधी ना आकर के अपने राइट में मुड़ते हुए आ रही हैं, सीधी ना आकर के अपने राइट में मुड़ते हुए आ रही हैं। इतना समझ में आ गया? अब इनको भी ऐसे यहाँ से सीधे ऐसे जानी चाहिए थी, लेकिन ये अपने राइट में घूमते हुए जा रही है, घूमते हुए ऐसे कवर करेगी। इसको भी सीधी जानी चाहिए थी, लेकिन अपने राइट में घूमते हुए जा रही है। क्लियर है? तो राइट में घूमते हुए जा रहे हैं। इतना समझ में आ गया? इसी तरह से हम लोग साउथ हेमिस्फीयर की बात करते हैं। सेम ऐसे यहाँ पर भी आप देखोगे, इसको सीधे ऐसे आनी चाहिए, लेकिन ये अपने राइट में घूमते हुए जा रही हैं, राइट में अपने राइट में घूमते हुए जा रही हैं पौने। तो एक बात आपने अच्छे से समझ लिया कि उत्तर गोलार्ध में नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में विंड्स हमेशा अपने बाईं तरफ से घूमते हुए चलती हैं, और दक्षिण गोलार्ध में विंड्स या पवनें हमेशा अपने बाईं तरफ से मुड़ते हुए चलती हैं, और उत्तरी गोलार्ध में हमेशा अपने दाहिनी तरफ से मुड़ते हुए चलती हैं। ठीक है, उत्तरी गोलार्ध में राइट साइड में चलती हैं, ये नोट कर लीजिएगा, और साउथ हेमिस्फीयर में बाईं तरफ से चलती हैं। कई बार हमने बता दिया है, अब नहीं बताएंगे। तो इस प्रकार से आपने इसको समझ लिया होगा। सेम ऐसे यहाँ पर आप देखो, दक्षिणी गोलार्ध में लेफ्ट है, इधर लेफ्ट है, तो लेफ्ट की तरफ से घूमते हुए चलती हैं। लेफ्ट की तरफ से चल रही हैं, राइट। इतना समझ में आ गया होगा आप लोगों को कि नॉर्थ में और साउथ में किस प्रकार से विंड्स चलती हैं। तो अब आप देखिए यहाँ पर 30-35 उत्तर और 30-35 दक्षिण, 30 से 35 उत्तर और 35 दक्षिण, इस बेल्ट में जो विंड्स चलती हैं ये पूरे साल भर चलती हैं। अब आपको एक चीज़ और यहाँ पर नोट कर लेना है, फिर हम आगे बढ़ेंगे। जो विंड्स या पवनें होती हैं वो क्या होती, तो वो सुनिए ध्यान से। जब विभिन्न प्रकार के गैसों का जो मिश्रण होता है, जिसे हम लोग वायु के रूप में जानते हैं, जब वह एक निश्चित दिशा में, एक मार्ग में अपना चलना शुरू कर दे, अर्थात जब उसमें गतिशीलता हो जाए, तो उसे हम लोग विंड्स या पवन कहते हैं। और उसकी स्पीड के आधार पर उसको हम लोग अलग अलग नाम से जानते हैं, आंधी है, तूफान है, लगड़ी आंधी बोलते हैं कहीं कहीं। तो पवन क्या होती है, जब वायु एक निश्चित दिशा में या एक दिशा में अपना गतिशील हो जाए, उसे हम लोग विंड्स कहते हैं। विंड्स पूरे ग्लोब पर अगर बात की जाए, पूरी ज्योग्राफी में विंड्स को 3 भागों में बांटा गया, पवनों को 3 भागों में बांटा गया है। पहली जो होती है नंबर 1, इसे हम लोग बोलते हैं
परमानेंट विंड्स, क्या बोलते हैं, परमानेंट विंड्स या स्थायी पौने। जो फर्स्ट होती है उसे हम क्या कहते हैं, स्थायी पौने या परमानेंट विंड्स, ठीक है। इसे हम लोग सनातनीय पौने भी कहते हैं। सनातनीय पौने तो आपको पता है कि जब अर्थ रोटेट हो रहा है, जब से अर्थ घूर्णन कर रहा है, तब से इन पौनों की उत्पत्ति हुई है। अर्थात कब से हुई है इसके बारे में कोई नहीं जानता, उसका कोई और छोर नहीं है। जब से इन पौनों की उत्पत्ति हुई है, इनको बोलते हैं सनातनीय पौने। जिन पौनों की उत्पत्ति सनातन काल से चला आ रहा है उनको क्या बोलते हैं, सनातनीय पौने या स्थायी पौने। ये पौने 3 प्रकार की होती हैं। कितने प्रकार की होती हैं, 3 प्रकार की होती हैं। नाम नोट करते जाइए, 3 प्रकार की होती हैं। एक को हम बोलते हैं, पहले वाले को, एक को हम बोलते हैं सनमार्गी पौने, सनमार्गी पौने, या फिर इसको हम लोग बोलते हैं, दूसरा नाम है व्यापारिक पौने, व्यापारिक पौने या ट्रेड विंड्स कहते हैं इंग्लिश में। इंग्लिश में क्या कहते हैं, ट्रेड विंड्स कहते हैं। सनमार्गी पौने या व्यापारिक पौने, इंग्लिश में से ट्रेड विंड्स कहा जाता है। वास्तव में व्यापारिक पौनों का कहीं कहीं पर लोग मतलब समझते हैं कि सिर्फ व्यापार के लिए होता था, लेकिन वास्तव में जो ट्रेड विंड्स है, ट्रेड का यहाँ पर जो तात्पर्य है ज्योग्राफी में, इसका मतलब होता है फिक्स रूट, एक निश्चित मार्ग पर चलने वाली पौनों को ट्रेड विंड्स या व्यापारिक पौने कहा जाता है। क्लियर है। व्यापार से इसका नो डाउट व्यापार तो होता था, लेकिन व्यापार से इसका मेन मतलब नहीं था। इसका तात्पर्य था कि यह एक निश्चित रूट पर, एक निश्चित मार्ग पर चलती हैं। क्लियर। उसको बोलते हैं ट्रेड विंड्स या सनमार्गी पौने। समझ में आया। पहली हो गई ट्रेड विंड्स या सनमार्गी पौने। और ये जो विंड्स या पौने होती हैं, ये 35 डिग्री उत्तर से 5 डिग्री उत्तर, कहीं कहीं पर 8 डिग्री भी लिखा हुआ है उत्तरी गोलार्ध में, और सेम 35 डिग्री से 5 डिग्री दक्षिण साउथ में, और ये नॉर्थ में। 35 से 5 उत्तर, ये देखिए 35 to 5 ये आप देख रहे हैं नॉर्थ में, और 35 से 5 ये साउथ में। इनके बीच में जो ये विंड्स जो चल रही हैं, जो आपको दिख रहा होगा, ये जो विंड्स चल रही हैं, इन विंड्स को, इन पौनों को क्या बोलते हैं, सनमार्गी पौने या व्यापारिक पौने कहते हैं। क्या कहते हैं, सनमार्गी या व्यापारिक पौने कहते हैं। अब इसको आप यहाँ पर लिख लो, चूंकि ये उत्तर में है इसीलिए बोलेंगे इसे हम लोग उत्तरी व्यापारिक पौने। क्या बोलेंगे, नॉर्दर्न ट्रेड विंड्स, उत्तरी व्यापारिक पौने, उत्तरी व्यापारिक पौने, नॉर्दर्न ट्रेड विंड्स। इसी तरह से जो साउथ में चलती हैं इसे हम क्या बोलते हैं, दक्षिणी व्यापारिक पौने, दक्षिणी व्यापारिक पौने। साउथ ट्रेड विंड्स। तो समझ में आया। जो स्थायी पवन है ये कैसी पौने होती हैं, स्थायी होती हैं, परमानेंट विंड्स होती हैं, जिन्हें सनातनी पवन भी कहा जाता है। पहला